हेलो हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंडिया में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जम्मू कश्मीर पर तीसरी क्लास। तो ये आपकी लाइव क्लास चल रही है। आपकी लाइव क्लास 8:30 बजे चलती है बच्चों। मैं टाइम भी नोट करा देता हूँ आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और अपने बच्चों को इस क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए रोज़ एक नया कंटेंट लेके आपके सामने हाजिर होते रहें। तो आइए चलिए इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में लाहौर घोषणा पत्र समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने 1957 में एक मत से महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय को स्वीकृति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ताक्षर करने के निर्णय को स्वीकृति देने के बाद महाराजा हरि सिंह ने कहा, आज से समूचा जम्मू कश्मीर भारत के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष में अपने आप को सम्मिलित करता है। राष्ट्र। तभी महाराजा हरि सिंह ने एक और वक्तव्य कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का कितना सम्मान है यह पूरा विश्व देख चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र सभा के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भारत पाकिस्तान की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के बाद 2003 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की मांग से पीछे हटना चाहता है। जैसा कि इससे पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भारत और पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया था, तब संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था और टालमटोल करता रहा। तब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तत्कालीन कोफी अन्नान ने वर्ष 2001 में भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा करने के बाद उन्हें लगा कि जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। तब 2 वर्ष बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में कश्मीर के मुद्दे पर जो दावे किए गए थे उन दावों को लेकर पाकिस्तान पीछे हटना चाहता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में वहाँ की जो महासभा वगैरह थी तो उनको पता लग चुका था कि जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान झूठे दावे करता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान 1989 से गिलगित पाकिस्तान कश्मीर में कश्मीरी युवकों व पाकिस्तान की भोली भाली जनता के मन में भारत के खिलाफ जहर भरता आ रहा है। जैसा कि आप देखते ही हैं कि कुछ समय बीतता है तो कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो जाता है हमारे फौजियों के ऊपर या जम्मू कश्मीर में या सिविलियन के ऊपर। तो ये शुरू से पाकिस्तान की हरकतें ऐसी ही रही हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर पाकिस्तान के बे नौजवान हैं जो अनपढ़, गरीब और बेरोजगार और पाक कश्मीर की जनता के साथ मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत में आतंकवादी हमले करवाता है। जैसा कि पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर कब्जे वाला है वहाँ पर पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं और जो वहाँ के बेरोजगार नौजवान अनपढ़ युवक हैं, क्योंकि उन लोगों को बरगलाना उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उन लोगों को वहाँ आतंकवादी की भट्टी में झोंक देना और उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना और फिर
भारत में आतंकवादी हमले करवाना, ये पाकिस्तान की शुरू से ही रणनीति रही है। अगला क्वेश्चन, इसमें बड़े पैमाने पर जिहादी मानसिकता वाले मौलवी, मौलाना, हाफिज व जमात इत्यादि शामिल हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बैठे मौलाना हाफिज सईद भारत के लिए किस तरीके से जहर उगलता है। उसने 26/11 का हमला करवाया है हमारे भारत में, और ये और ये यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में जो CRPF के 140 से अधिक नौजवान मारे गए थे, वो भी हमला हाफिज सईद के द्वारा करवाया गया था। तो ये इन मौलाना, मौलवी और हाफिज और जमात इत्यादि के यही काम रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बरगलाना और उन्हें भारत के खिलाफ उनके मन में जहर बनना और उन्हें आतंकवाद की भट्टी में झोंक देना, ये इनका एजेंडा रहा है। इसमें पाकिस्तान की सरकार ऐसे लोगों को फंड व हथियार मुहैया करवाती है। आम तरीके से अगर सोचा जाए, वो भी सिविलियन है और हम भी सिविलियन हैं। हमने तो हाथ में कलम उठाई है, उन्होंने हाथ में हथियार उठाए हैं। हथियार उन्हें हाथ में दिए किसने? हथियार, गोला बारूद, बड़े पैमाने पर असले उनके हाथों में आए कैसे? क्योंकि किसी सिविलियन के हाथ में इतनी जल्दी से एक लाइसेंस का रिवॉल्वर का लाइसेंस भी करवाता है तो उसको सालों बीत जाती है, और उनके हाथों में तो AK-47 हथियार, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर वगैरह जैसे हथियार होते हैं, तो आते कहाँ से हैं? तो ज़्यादा सोचने पर, इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ये पाकिस्तान की सरकार ही इन्हें इस चीज़ के लिए फंड और हथियार, रुपये, पैसे मुहैया करवाती है, और भारत में आतंकवादी हमले इन्हीं के द्वारा करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी के चलते आज पाकिस्तान दुनिया में अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक पहचान हो चुका है। जैसा कि ये क्वेश्चन, इनमें कोई ईयर वाइज फैक्टर नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में डालने का मेरा एक मोटिव है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर एक संविधान और राजनेता, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति सारी ये देखी जाती हैं। इसी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक पहचान खत्म हो चुकी है। इसीलिए पर्यटक वहाँ जाना नहीं चाहता, कंपनियां वहाँ निवेश करना नहीं चाहती, राजनेता वहाँ के चोर हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था आज इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ की आप कह सकते हैं कि वहाँ की जनता को आज भरपेट खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। आटा, दाल, चीनी, तेल, जो रोज़मर्रा के सामान हैं, ये वहाँ इतने महंगे हैं। बिजली के वहाँ का आम नागरिक के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, और ये सब देन है आज पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो फौज है उसकी, और पाकिस्तान में बैठे मौलाना, हाफिज और ये जमात इत्यादि ऐसे इनकी ही करनी का फल है, जो पाकिस्तान की जनता आज भूखे मरने पे नौबत आ गई है। तो ये क्वेश्चन मेरा डालने का मोटिव यही था कि किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीज़ बहुत ही मायने रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शॉल है, जो बाबर के समय के पहले से चलता आ रहा है। जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर है, तो वहाँ पे जो प्रमुख उद्योग है, तो वहाँ पर जो कश्मीरी शॉल हो गई, कश्मीरी और आपकी बहुत सारे और इत्यादि ऐसे कपड़े होते हैं जो पहनने वाले, और कढ़ाई, कताई, बुनाई, सारा ये चीज़ कश्मीरी उद्योग का प्रमुख मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से जम्मू कश्मीर की ऊंचाई 5200 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नगर श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन, डल झील श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये बहुत ही फेमस बाग है श्रीनगर का, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशांत बाग श्रीनगर में स्थित है। ये भी एक बाग है जो श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर को एशिया का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया का सबसे ऊंचा कृषि ग्राम कोरजो जो कश्मीर में स्थित है, ये एक कोरजो एक कृषि ग्राम है, यहाँ पर खेती की जाती है, तो ये कश्मीर में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा कृषि ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब हैं। और हालिया क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, हालांकि आपको ये करंट जीएस में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, बुलर झील, नगीन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की मुख्य अर्थव्यवस्था पर्यटन है, यानी पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की दूसरी अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, हस्तकला, उद्योग इत्यादि हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम अपनी एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप साथ ही साथ इसके हम जो क्लास लेते हैं साथ ही साथ आप उसके नोट्स बनाते जाइए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसी पे ही बनेगा, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में लाहौर घोषणा पत्र समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस पे क्वेश्चन ये बनेगा, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा घोषणा पत्र हुआ था। तो ये लाहौर घोषणा पत्र हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन इसी पे ही बनेगा, लाहौर घोषणा पत्र समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था। तो ये सन 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भारत पाकिस्तान की यात्रा की थी। तो इस पे क्वेश्चन ये बनेगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्ष 2001 के तत्कालीन कौन थे। तो वो कोफी अन्नान थे। अगला क्वेश्चन इसी पे ये बनेगा, वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने किन दो देशों की यात्रा की थी। तो वो भारत और पाकिस्तान की थी। अगला क्वेश्चन, और इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा कि यह वक्तव्य किसका है, कि पाकिस्तान में कितना लोकतंत्र है ये दुनिया जान चुकी है। ये वक्तव्य किसका है, या तो ये वक्तव्य श्री महाराजा हरि सिंह के हैं। ऐसे भी पूछ लेते कोई सन ना देकर भी। अगला क्वेश्चन, ये है, आर्थिक स्थिति पे है ये क्वेश्चन, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं और एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी देश को चलाने के लिए वहां पर एक संविधान और अच्छी सरकार, वहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं। ये आपका आईएएस और यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो ज़्यादातर ये एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं विशेष रूप से। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन विशेष रूप से किसी भी देश को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं, या किसी नवनिर्मित देश को चलाने के लिए अगर आपके हाथ में बागडोर दे दी जाए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी वहाँ पर। तो इसी के हवाले से मैं ये प्रश्न बताऊंगा, आंसर इसका कि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले वहाँ एक संविधान होना जरूरी है और अच्छी सरकारें, राजनीतिक पार्टियाँ
और वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की शैक्षणिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे अहम होती है और ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि अगर सांस्कृतिक यानी कि अगर हमारे देश में पर्यटन के लिए अधिक रास्ते खुले हुए हैं तो विदेशी राजस्व हमें अधिक से अधिक प्राप्त होगा। नंबर 2, अगर हमारी शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है, किसी भी देश की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है तो हम वहाँ पर अच्छी से अच्छी सेवाओं में बच्चों का चयन कर सकते हैं और वो अपनी अच्छी से अच्छी सेवा के माध्यम से ही विदेशों में चयन हो जाते हैं या विदेशों से जो अर्निंग करते हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक संभलती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक, अगर हम जिस समाज में रहते हैं या जिस गांव या शहर या जिला या राज्य या देश, तो वो हमारा ही समाज होता है हमारा। तो हम जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो ये सारी चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप किए जाते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से या एग्जाम पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो श्रीनगर का प्रमुख उद्योग जो वहाँ की हस्तकला जो है, जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो और भी हैं जो नीचे बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि समुद्र तल से जम्मू कश्मीर की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से जम्मू कश्मीर की ऊंचाई 5200 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नगर श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन इसी पे ये बनेगा, झीलें काफी मात्रा में पूछी जाती हैं कि डल झील कहाँ है। तो डल झील श्रीनगर में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है डल झील, और डल झील के ही माध्यम से पर्यटक श्रीनगर में आते हैं और वहाँ से पर्यटक द्वारा जो रुपया वगैरह वहाँ खर्च किया जाता है उससे श्रीनगर की काफ़ी अर्थव्यवस्था संभलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग कहाँ स्थित है। तो शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। और शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निशांत बाग कहाँ स्थित है। तो निशांत बाग श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, एशिया का सबसे सुंदर नगर कौन सा है। एशिया का, तो एशिया का सबसे सुंदर नगर श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा कृषक ग्राम यानी किसान ग्राम कौन सा है। तो वो कोरजोक है। दुनिया का सबसे ऊंचा कृषक ग्राम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, या इन्हीं को एक एक करके पूछ सकता है कि सिंधु नदी कश्मीर में ऑप्शन देंगे आपको और ऐसे ही पूछ लेगा, 3 ऑप्शन दूसरे और सिंधु रख देगा। तो सिंधु, झेलम, चिनाब ये सभी कश्मीर की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें, डल झील, ये यहाँ पे इसका जिक्र हो ही गया है। तो डल झील कहाँ स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुलर झील कहाँ स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है यानी श्रीनगर में। नगीन झील कहाँ स्थित है। नगीन झील श्रीनगर में स्थित है। तो ये हमारे एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बन गए। एग्जामिनर ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है। तो वो पर्यटन है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड वगैरह हो गया, इन राज्यों में जैसे प्लेन जगह जो पाई जाती है वहाँ वैसी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ खेती के कम स्रोत हैं। वहाँ पर बस यही सेब और आपकी बागवानी हो गई छोटी मोटी, और ये हस्तकला और ये पर्यटन ही प्रमुख धंधे हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की दूसरी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि, बागवानी और आपका हस्तकला इत्यादि है।
तो ये आपके सारे कंटेंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर की अब लास्ट क्लास है, वो आपकी कल लगेगी। तो और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने क्लियर कर दिए। अर्थव्यवस्था पर भी और सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के प्रश्न थे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो हम आज को अपनी क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम रोज़ आपके लिए एक नया कंटेंट और नई क्लास लेके आपके सामने हाजिर होते रहें। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।